हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैन ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, जो है चैप्टर नंबर 3 एंड उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। So to begin with, our question number 1 is name 2 important products of animal cell technology. So animal cell technology क्या है? हमने एनिमल का कोई सेल लिया, किसी ऑर्गन का सेल लिया और उस ऑर्गन के सेल को हमने क्या करा? लैब में ग्रो करा, और इसी को हम क्या कहते हैं? एनिमल सेल टेक्नोलॉजी। सो एनिमल सेल्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन आउटसाइड द लिविंग, कि जरूरी नहीं है कि एनिमल सेल एक एनिमल की बॉडी में ही ग्रो करे। हम अगर उसको सारी कंडीशन प्रोवाइड करें, वही पीएच, वही टेम्परेचर, वही ग्रोथ फैक्टर्स, वही सारे न्यूट्रिएंट्स, एंड हम चाहें तो उसको लैब में भी ग्रो कर सकते हैं। Also, by supplying nutrients, medium and maintaining proper growth conditions. कैसे हमने proper nutrients provide करे and growth conditions को maintain करा। Processing of the cells in laboratory is called as cell culture, और जो कि हमने उसको एक लैब में ग्रो करा है, इसलिए हम उसे सेल कल्चर कहते हैं। The population of the cell achieved is similar to their genetic कॉम्बिनेशंस, मतलब हम जो सेल्स बना रहे हैं वो क्या है? क्लोन है एक दूसरे के, एंड जो क्लोन्स होते हैं वो उनका जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली सेम होता है पेरेंट से। सो यहाँ पे हम सेम जेनेटिक कंडीशंस के सेम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स, एंड तभी उनको हम क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। Which is used in a recombinant टेक्नोलॉजी, एंड उससे हम क्या बहुत कुछ कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं, हॉर्मोन्स बना सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं, एंड वेरियस चीज़ें हम बना सकते हैं। एंड ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है? बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सो आपको दो चीज़ें बतानी थी जिसकी वजह से आप एनिमल सेल कल्चर को यूज़ करके कुछ ह्यूमन वेलफेयर के लिए बना रहे हो। सो हम उसे प्लास्टिक और ग्लास वेसल में ग्रो कर सकते हैं एंड न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो एनिमल सेल कैन बी यूज, आप उसे बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हो। पहले तो आप वैक्सीन्स बना सकते हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हो, यूमुलिन बना सकते हो जो ह्यूमन इंसुलिन है, एंड आप ग्रोथ फैक्टर्स बना सकते हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटिंग फैक्टर्स टीपीए कहते हैं जिसे, वो बना सकते हो, फैक्टर 8 बना सकते हो, फैक्टर 9 बना सकते हो, एंड बहुत सारे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटिंग फैक्टर बना सकते हो, एंड ऐसे ही कई सारी चीजें आप रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से एनिमल सेल कल्चर की मदद से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है, सबसे पहला वैक्सीन, आपने वैक्सीन्स बना ली, आपने वैक्सीन हेपेटाइटिस के अगेंस्ट बना सकते हो। सेकेंड, आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बना सकते हो, एंड प्रोटीन्स की मदद से आप क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो हीमोफीलिया A में काम आएगा, क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो किस में काम आएगा? हीमोफीलिया B में काम आएगा, एरिथ्रोपोइटिन जो बहुत सारे वेरियस अलग अलग ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेस में काम आएगा। इज दैट क्लियर? सो ये सारे हो गए एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल सेल टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट 2 important features of cultured animal cells। आपने अगर एक एनिमल का सेल निकाल के ग्रो करा, अब जब आप उसे ग्रो कर रहे हो तो वो क्या है? कल्चर्ड एनिमल सेल। तो आपको उस कल्चर्ड एनिमल सेल के 2 फीचर्स बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल लाइन। अब बहुत ही आसान सा एक फंडा है बच्चों, अगर एग्जाम्पल मैंने मेरे ब्रेन का एक सेल निकाला, ठीक है, मैंने मेरे ब्रेन का एक सेल निकाला और ताजा ब्रेन से सेल निकाला है, वो ताजा ब्रेन का सेल मैंने एक पेट्री डिश में रख दिया। अब उस पेट्री डिश में मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करे, ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करे, टेम्परेचर प्रोवाइड करा, प्रोटीन दिया, सारा का सारा एनवायरनमेंट दिया जो एक ब्रेन सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए। अब वो ब्रेन सेल ने ग्रो कर दिया, उसने बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाए, वो रेप्लिकेट करा, वो बड़ा हुआ, मतलब वो ग्रो कर रहा है। तो अब जो मेरा ताजा ब्रेन का सेल जस्ट निकल के मैंने ग्रो कराया, वो क्या होगा? प्राइमरी सेल कल्चर। एंड उसी ग्रोन प्राइमरी सेल कल्चर, अब ये तो ग्रो हो गया, ये ग्रोन प्राइमरी सेल कल्चर से मैंने और भी
बहुत सारे कल्चर्स बनाए जिसको हम सब कल्चर्स कहते हैं, तो वो क्या होंगे? सेकेंडरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर एग्जैक्टली सेम होगा किससे? पेरेंट से। मतलब जो मैंने ताजा ताजा ब्रेन से बनाया था प्राइमरी सेल कल्चर, उसका जेनेटिक मटेरियल एंड मेरे ब्रेन का जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्ट सिमिलर है, लेकिन जो मैंने ग्रो कर लिया ऑलरेडी, और मैं बार बार तो ब्रेन से नहीं निकालूंगी ताजा ताजा, तो मैं क्या करूंगी? बार बार उसी से ही दूसरा का दूसरा ग्रो करती जाऊंगी। अब जो मैंने दूसरे प्राइमरी सेल कल्चर से ग्रो करा, उसका जो मैंने सब कल्चर करती गई, थोड़े मैनिपुलेशंस आएंगे, थोड़ा ऊंच नीच होगी, तो मतलब जेनेटिक मटेरियल चेंज होने के चांसेस हैं। Is that clear? So features है, important feature of animal cell culture is that they grow till they reach the surface of the vessel and they stop growing. एक normal cell है, उसके पास boundary है, उसको पता है उसकी लिमिट क्या है, उसको इतना ग्रो करना है तो वो उतना ही ग्रो करेगा। इसी जगह अगर कैंसर सेल होता तो भैया वो तो ग्रो करते जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल सेल को उसकी बाउंड्रीज पता रहती हैं, कितना ग्रो करना है, एंड जितना उसे पता है वो उतना ही ग्रो करेगा, एंड उसके बाद वो अपनी ग्रोथ स्टॉप कर लेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब कि एक बार वो सरफेस के कांटेक्ट में सेल आ गई, एक बार आउटर सरफेस के कांटेक्ट में सेल आ गई, उसके बाद वो ग्रो करना बंद हो जाएगी। लेकिन आपको पता है ये जो कैंसर सेल्स होती हैं, इनके पास क्या मिसिंग होता है? ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। उन्हें पता ही नहीं है कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है, वो तो ग्रो करते जाएंगे और करते जाएंगे। Like that of a human body, infant grow till the adult, after that it growth stops. मतलब हमें पता है जैसे एक बच्चा जब तक बढ़ता है, जब तक उसकी अडल्ट लाइफ नहीं आती, जैसे ही अडल्ट लाइफ आती है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ये तो हम सबको पता है। सिमिलरली जब हम एनिमल सेल कल्चर को ग्रो करते हैं तो जैसे ही वो सरफेस के कांटेक्ट में आती है वो ग्रोथ स्टॉप कर जाती है। सो कांटेक्ट इनहिबिशन उसकी प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरा उन्होंने हमसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल कल्चर एंड सेकेंडरी सेल कल्चर। ताजा ऑर्गन से लेके ग्रो करोगे तो वो क्या होगा? प्राइमरी सेल कल्चर। और उसी जो ऑलरेडी आपने ताजे ऑर्गन से लेके ग्रो कर लिया है, अब बार बार ऑर्गन के पास नहीं जाओगे सेल निकालने, आप उस ऑर्गन के निकले हुए सेल से जो आपने ग्रो करा है उसी से ही आप फर्दर ग्रोथ करोगे, तो वो क्या होगी? सेकेंडरी सेल कल्चर। तो प्राइमरी सेल कल्चर दे आर यूज्ड टू डेवलप वैक्सीन्स, दे हैव अ हाई रिस्क ऑफ कंटैमिनेशन। अब कंटैमिनेशन तो होगा क्योंकि आप बॉडी के बाहर ग्रो कर रहे हो, बॉडी के बाहर तो 100 तरीके के माइक्रोब्स हैं, तो 100 तरीके का कंटैमिनेशन हो सकता है। दे हैव अ फाइनाइट लाइफ स्पैन। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, कोई भी चीज इनफाइनाइट है मतलब अनलिमिटेड। नॉर्मल सेल फाइनाइट ग्रोथ करती है, लिमिटेड ग्रोथ करती है, लेकिन कैंसर सेल कैसा करेगी? इनफाइनाइट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। There are two types of primary cell culture, adherent culture जिनको कोई मीडियम की जरूरत होती है, एंड सस्पेंशन जिसको आप एक सस्पेंशन फॉर्म में ग्रो कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंडरी सेल कल्चर्स क्या हुए? सेकेंडरी सेल कल्चर्स दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हॉर्मोन्स। जब हमें हॉर्मोन्स बनाने होते हैं हम तब सेकेंडरी सेल कल्चर का यूज करते हैं, एंटीबॉडीज के लिए यूज करते हैं, एंटी कैंसर एजेंट्स के लिए यूज करते हैं, एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ कंटैमिनेशन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रोन है और उसी में ही हम फर्दर ग्रो करते जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर सेल लाइन्स? अब सेल लाइन्स क्या है स्टूडेंट्स? बहुत आसान है ये समझना। आपने एनिमल सेल को लैब में रखा, अब आप उस एनिमल सेल से और बना रहे हो, फिर आपने थोड़ा निकाल के और ग्रोथ करी, फिर थोड़ा निकाल के और ग्रोथ करी, तो ये क्या हुई? ये सेल लाइन्स हुई। इज दैट क्लियर? चलो, सेल लाइन्स और सेकेंडरी कल्चर्स, इन कल्चरिंग द सेल लाइन्स फ्रेश मीडियम इज एडेड पीरियोडिकली। आप क्या कर रहे हो? आप जैसे ही आपने एक ग्रो करा है एनिमल सेल, आप एक छोटा सा पोर्शन निकालते हो, उसमें नए न्यूट्रिएंट्स डालते हो, उसे ग्रो करते हो, फिर उससे और छोटा पोर्शन दूसरे में निकालोगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स डालोगे, ग्रो करोगे, फिर एक छोटा और पोर्शन निकालोगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स डालोगे, ग्रो करोगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप न्यूट्रिएंट्स रेप्लेनिश कर रहे हो एवरी टाइम जब आप कल्चर कर रहे हो।
फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, और जिस टाइप के आप सेल ग्रो कर रहे हो उस टाइप के फीचर्स सब कुछ उस पर डिपेंड होगा। According to the growth characteristic, the cell lines are divided as finite and infinite. ये तो मैंने आपको बता दिया, या तो finite है मतलब limited, infinite मतलब unlimited। तो दो ही टाइप की finite cell lines possible हैं, finite and infinite. If the growth rate is slow, it may be possible that the culture may be lost. और अगर आपका कल्चर की ग्रोथ बहुत ही कम होती है, मतलब आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, कल्चर प्रॉपर नहीं हुआ है। इफ कल्चर ग्रोन्स रैपिडली इट मे गिव राइज टू कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स, और उसी की जगह अगर कल्चर बहुत ही ज्यादा ग्रो करे जा रहा है मतलब वो इनफाइनाइट सेल लाइन्स है, जिसको हम कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स भी कहते हैं। In such type of cultures, cell lines has been transformed, result in mixed cell types. और कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ फाइनाइट ग्रोथ देते हैं, कुछ इनफाइनाइट ग्रोथ देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड सेल लाइंस। इज दैट क्लियर? सो दो ही पॉसिबल्स हैं, एक हो गई फाइनाइट, फाइनाइट कोई भी चीज है मतलब लिमिटेड ग्रोथ, क्या है, लिमिटेड ग्रोथ, और इनफाइनाइट कोई भी चीज है मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ। और इसी की जगह कभी कभी तीसरा भी हो जाता है, कभी कभी तीसरा ऑप्शन भी हो जाता है जो है मिक्स्ड, क्या है, मिक्स्ड। और मिक्स्ड में क्या होता है, कुछ फाइनाइट के होते हैं, कुछ इनफाइनाइट के होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, now finite cell lines in which the growth of the cell has a limited, देखो limited lifespan, बहुत ही कम लाइफ स्पैन होती है, उसको अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं। the mode of the growth is monolayer, यूजुअली एक ही लेयर में रहता है, सिंगल लेयर में, इसलिए इसे हम मोनोलेयर कहते हैं। the growth rate is slow, that is 24 to 96 hours. is that clear? चलो, कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस मतलब इनफाइनाइट सेल लाइंस मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। दे फॉर्म अ मोनोलेयर और ग्रोन इन अ सस्पेंशन फॉर्म, इसको हम एक मोनोलेयर या सस्पेंशन फॉर्म में भी ग्रो करा सकते हैं। द ग्रोथ रेट इज रैपिड, मतलब 12 से 24 आवर्स, नॉट इवन अ 1 डे, विद इन 1 डे दे ग्रोज। इज दैट क्लियर? चलो, now question number 4, what is the importance of pH? अब pH की क्या इंपॉर्टेंस है while culturing animal cells? हमने पढ़ा था pH बहुत जरूरी है मेंटेन करना, क्यों? क्योंकि अगर आपने pH मेंटेन नहीं करा तो क्या होगा, सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन या तो सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल स्वेल होके फट जाएगी, या तो सेल के सारा अंदर वाला मटेरियल बाहर चला जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी। तो आपको उसकी इंटीग्रिटी, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनाने के लिए पीएच मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच व्हाइल कल्चरिंग इज 1 to maintain the ion balance, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आयन, सारे क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सेकेंड, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, आप अगर सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करोगे तो सेल का सर्वाइवल रेट भी रहेगा, नहीं करोगे तो वो फट जाएगी या मर जाएगी, ठीक है। फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, अगर उसका शेप ही नहीं है सही तो एंजाइम्स कहाँ आके अटैच होंगे, अगर एंजाइम्स अटैच ही नहीं होंगे तो वो फंक्शन कैसे करेगी। इज दैट क्लियर? बाइंडिंग ऑफ हॉर्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स टू द सेल सरफेस, एंड सिमिलरली अगर एंजाइम्स बाइंड कर रहे हैं तो उसकी जगह ग्रोथ फैक्टर्स भी करेंगे, प्रोटीन्स भी करेंगे एंड हमारे हॉर्मोन्स भी करेंगे। अगर आपकी सेल का शेप ही नहीं रहेगा तो ये सब कहाँ बाइंड करेंगे, और ये सब फंक्शन ना करने में आपकी सेल को बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है कि सेल को जब तक ये सब आएंगे ही नहीं सेल फंक्शन करेगी ही नहीं। तो इन सब का फंक्शनिंग के लिए या सेल की सर्वाइवल के लिए पीएच मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The pH in culture media is maintained by using a buffering system. अब हमें एक बफरिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसे हम बाइकार्ब कहते हैं। सोडियम बाइकार्ब सिस्टम का मेंटेन करना या कार्बन डाइऑक्साइड बफरिंग सिस्टम की मदद से भी आप बाइकार्ब सिस्टम मेंटेन कर सकते हो। सो ये हेल्प करता है हमें बफर सिस्टम मेंटेन करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
What are some of the characteristic feature of a normal and a transformed cell? अब आपको एक नॉर्मल और कैंसर सेल में डिफरेंस बताना है। तो जो नॉर्मल सेल होती है, सबसे पहला उसके पास क्या होगा? फीचर ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और जो हमारी कैंसर सेल होगी उसके पास लॉस्ट हो जाएगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दे शो द मोर्टेलिटी। अब ऑब्वियसली नॉर्मल सेल है तो वो नॉर्मली ग्रो करेगी, नॉर्मली मरेगी। तो मोर्टेलिटी क्या होता है? सेल डेथ। तो जैसे ही वो सेल ग्रो करेगी वैसे ही उसकी नॉर्मल सेल डेथ भी होगी। तो सेल डेथ होती है उनकी। एज सून एज दे कॉन्टैक्ट द सर्फेस, जैसे ही वो सर्फेस पे कॉन्टैक्ट करेंगे दे विल स्टॉप ग्रोइंग। मतलब उनके पास क्या फीचर है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। They have the feature of contact inhibition. Now third, normal cell do not show proliferative growth. अब proliferative growth क्या होती है? ट्यूमर like growth। क्या होती है? ट्यूमर like growth। तो नॉर्मल सेल ट्यूमर जैसा ग्रो नहीं करती। ये फीचर किसका है? कैंसरस सेल का। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ ट्रांसफॉर्म सेल क्या होगा? दे डू नॉट शो मोर्टेलिटी। मतलब सेल की डेथ ही नहीं होती। क्या? सेल की डेथ ही नहीं होती, ग्रो करती जाती है। इसलिए वो कैसी सेल लाइंस देंगी? कॉन्टिन्यूअस सेल लाइंस, जिसको हम और क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेल लाइंस। तो कैसे देंगी? ये देंगी कॉन्टिन्यूअस सेल लाइंस। कॉन्टिन्यूअस सेल लाइंस जिसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेल लाइंस। तो हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल से हमेशा इनफाइनाइट सेल लाइंस मिलती हैं। उसके बाद दे पाइल ऑन ईच अदर एंड दे शो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ। प्रोलिफरेटिव ग्रोथ मतलब ऐसे एक दूसरे पे पाइल करती हैं, पाइल करती रहती हैं। तो क्या बनाती हैं? ट्यूमर। तो ये क्या बना देती हैं? ट्यूमर या प्रोलिफरेटिव ग्रोथ। तो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ आपको किसके साथ दिखती है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल के साथ। इज दैट क्लियर? चलिए, now question number 6, what is the role of serum in for culturing animal cells? सीरम का क्या जरूरत रहती है एनिमल सेल को कल्चर करने में? 1, सबसे पहला, सीरम इज द सोर्स ऑफ मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, कैल्शियम क्लोराइड, हार्मोन्स एंड विटामिन्स। सीरम किसका सोर्स है? सीरम सोर्स है हार्मोन्स का, विटामिन्स का और कैल्शियम्स एंड क्लोराइड्स का। Second, various peptide hormones like growth factors, growth hormones भी आपको किससे मिलेंगे? सीरम से मिलेंगे। It regulates the cell permeability। अब सेल की ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना भी सीरम का काम है। Fourth, they also provide binding and transport of proteins। अब वो सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब वो ग्रोथ फैक्टर्स, हॉर्मोन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को बाइंड करने में भी मदद करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई आर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर्स रिक्वायर्ड फॉर एनिमल सेल कल्चर? तो कार्बन डाइऑक्सीजन इंक्यूबेटर क्या करते हैं? दे मेंटेन द टेम्परेचर, जो कैसा रहता है? 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो आपको अगर एनिमल का सेल ग्रो करना है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा ना। तो ये मेंटेन कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर आर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड एग्जैक्टली सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर सेल ग्रोथ। वो क्या करते हैं? दे प्रोवाइड दी एग्जैक्टली सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस फॉर सेल ग्रोथ। अब जैसे टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाई, सबसे पहले तो बाइकार्ब सिस्टम को मेंटेन करने का काम पीएच मेंटेन करेगा। अ पैन ऑफ वाटर इज केप्ट इन द चेम्बर टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी, सेकेंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेगा ये। एंड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डेसिकेशंस, मतलब सेल को खराब होने से, डेसिकेट होने का मतलब खराब होना, मरना, सड़ना, तो सेल को सड़ने से बचाएगा of the culture and maintains the osmolality of the medium, and that maintains the osmolality of the medium। osmolality से क्या होगा? सेल का इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, ना सेल के अंदर पानी आएगा ना सेल के बाहर पानी जाएगा। Now question number 8, differentiate between roller bottle and spinner culture। तो स्टूडेंट्स, रोलर बॉटल जो रहती है ना, ये दोनों ही हम यूज करते हैं, स्पिनर कल्चर एंड रोलर बॉटल फॉर कल्चरिंग एनिमल सेल्स।
तो रोलर बॉटल इन दिस टाइप ऑफ कल्चर द सेल्स आर अडहेयर टू द कर्व्ड सरफेस। अगर ये मेरी रोलर बॉटल है तो सेल क्या है, ये अडहेयर होते हैं टू दी कर्व्ड सरफेस। सो दे अडहेयर टू दी कर्व्ड सरफेस ऑफ द बॉटल एंड इससे क्या होगा, दे इंक्रीज दी सरफेस एरिया, दे इंक्रीज दी सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे सेल को जगह मिलेगी टू डिवाइड। इससे क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगी टू डिवाइड। तो सेल क्या करेगी, प्रॉपर्ली डिवाइड और प्रॉपर्ली ग्रो कर पाएगी। नाउ दे कैन बी यूज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर, और इसी बॉटल को आप लेके कहाँ रख दो, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर में। वो क्या करेगा, वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर लेगा, पीएच मेंटेन कर लेगा, टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, और आपके सारी सेल्स को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर सा मीडियम होगा एंड वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है। नाउ स्पिनर सेल कल्चर क्या होता है, ऑन द अदर हैंड आई यूज्ड फॉर दी सस्पेंशन। मतलब देखो, सस्पेंशन के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सस्पेंशन मतलब कोई भी दो फॉर्म को साथ में फ्यूज करना जो यूजुअली लिक्विड रहता है। तो यहाँ पे अगर आपने सस्पेंशन बनाया है कोई भी दो चीज का, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, दे कंटेन अ फ्लैट फ्लास्क विद इन टू पैडल एंड एजिटेट द मीडियम। अब यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लैट फ्लास्क रहेगा, ताकि क्या कर सकते हो, ताकि आपके मीडियम में एक एजिटेट करने के लिए, एजिटेट मतलब घुमाने के लिए एक जगह हो। यहाँ पे देखो, ये रहा आपका लिक्विड, तो ये क्या होगा, ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा ताकि वो एजिटेट कर पाए, मतलब एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करेगा। When placed on the magnetic stirrer, medium is continuously stirred for proper exchange of gases, और इसको हम continuously stir करते हैं ताकि एक proper exchange of gases हो। तो रोलर बॉटल हम किस में यूज करते हैं, इंक्यूबेट करने में, जब हमें ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। स्पिनर का कब यूज करेंगे, जब हमें कॉन्टिन्यूस एजिटेशन चाहिए, किसके लिए, सस्पेंशन कल्चर के लिए। क्यों, ताकि हमारा ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमेशा कॉन्टिन्यूसली होता रहे। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर एनिमल सेल क्रायो प्रिजर्व्ड। क्रायो प्रिजर्व मतलब ठंडी जगह पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कैसे करेंगे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेटिव्स, और उनको प्रिजर्व करने के लिए जो 2 चीजें चाहिए वो आपको बतानी है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन एनिमल सेल इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू स्टोर द सेल कल्चर। अब क्रायो प्रिजर्व मतलब बचा के रखना, संभाल के रखना, स्टोर करके रखना। सेल्स आर स्टोर्ड बिलो द फ्रीजिंग टेम्परेचर, और नॉर्मल नहीं, माइनस टेम्परेचर में आप स्टोर करते हो, वो भी 96-78 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर चला जाएगा, जस्ट इमेजिन तब क्या होगा, सेल की सारी ग्रोथ थम जाएगी। जैसी सेल की ग्रोथ थम जाती है वो ज्यादा टाइम तक स्टोर हो सकती है। Now temperature, because the stage the ice crystal growth is retarded, हमने क्या कर दिया, सेल की सारी ग्रोथ को थाम दिया, एकदम स्टॉप कर दिया, रिटार्ड कर दिया। Freezing is deleterious to the cells because of the growth of the ice crystals, और कभी कभी सेल्स की डेथ भी हो जाती है क्योंकि आप उनको इतना ज्यादा माइनस में स्टोर कर रहे हो। But it can be handled by changing in electrolyte concentration, but आप उसको मैनेज कर सकते हो चेंज करके अपना इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड चेंज इन पीएच, और उसके चेंज पीएच में हो जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए तो आप उस अकॉर्डिंग अपना बैलेंस कर सकते हो। इज दैट क्लियर। चलो नाउ आप किस में स्टोर कर रहे हो, लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर क्या है, -96 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस। अब एरिथ्रोपोइटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी में, जो हार्मोन का भी काम करता है, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स बनाता है, बोन में काम आता है, बोन मैरो में काम आता है, मसल्स में काम आता है, कनेक्टिव टिश्यू में काम आता है, और बहुत सारे और भी चीजों में काम आता है। तो एरिथ्रोपोइटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, लेकिन आप उसे एनिमल सेल कल्चर की मदद से कैसे ग्रो करोगे, ये क्वेश्चन है।
राइट डाउन द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड, और कैसे आपने ग्रो करा आपको वो प्रोसीजर बताना है। तो एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। अब एरिथ्रोपोइटिन मेनली कौन प्रोड्यूस करता है? किडनी प्रोड्यूस करती है, एंड इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अब नाम में लिखा है एरिथ्रो, तो सारे रेड ब्लड सेल्स कंपोनेंट्स बनाने में ये मदद करता है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व, सबसे पहले आप आइसोलेट करोगे एरिथ्रोपोइटिन के जीन को। सबसे पहले क्या करा आपने? जीन, जो जीन एरिथ्रोपोइटिन बना रहा है बॉडी में, उसको आइसोलेट करोगे। जैसे ही आपने उसे आइसोलेट करा, सिलेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब ये जीन किसी ना किसी वेक्टर या किसी ना किसी गाड़ी में तो डालना पड़ेगा ना, तो उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी गाड़ी में जाएगा। एक बार आपने गाड़ी का पता लगा लिया, लाइगेशन, अब आप उस गाड़ी से उस जीन को जोड़ दोगे, लाइगेट कर दोगे। तो लाइगेशन ऑफ द वेक्टर एंड द टारगेट जीन टू द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, और अब जो बनेगा, ये रही आपकी गाड़ी, ये रहा आपका जीन, और अब जो बनेगा वो क्या होगा? वो एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट होगा जिसमें गाड़ी तो आपने सेलेक्ट करी, लेकिन उसके पास जीन कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन का। इज दैट क्लियर? चलो, सिलेक्शन ऑफ द होस्ट सेल्स। अब कौन से एनिमल सेल्स में डालोगे? तो CHO सेल्स लाइंस को सबसे पहले चूज करोगे, जिसको कहते हैं चाइनीज हैमस्टर। क्या कहते हैं? चाइनीज हैमस्टर ओवरीज सेल लाइंस हम चूज करते हैं यूजुअली एनिमल सेल कल्चर में। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट आपने बनाया है, इसको चाइनीज हैमस्टर ओवरीज में इनकॉर्पोरेट कर दो। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा होस्ट। ये क्या हो गया? होस्ट। अब आपने गाड़ी ले ली, आपने जीन ले लिया, आपने मिलकर रिकॉम्बिनेंट बना दिया। अब उस रिकॉम्बिनेंट के गोले को आप क्या करोगे? CHO में डाल दोगे। CHO क्या करेगा? CHO आपको बिल्कुल एक एनिमल के सारे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। ये pH भी देगा, टेम्परेचर भी देगा, न्यूट्रिएंट्स भी देगा, ग्रोथ फैक्टर्स भी देगा, ताकि आपका ये जो रिकॉम्बिनेंट गोला है ये सरवाइव कर जाए और ये मल्टीपल कॉपीज बना ले। इज दैट क्लियर? चलो, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स। अब क्या करेगा? इसने सारे प्रोटीन्स दे दिए, हार्मोन्स दे दिए, ग्रोथ फैक्टर्स दे दिए। अब आप क्या करोगे? एक बार इसने ग्रोथ करना चालू करा, एक बार इसने ग्रोथ करना चालू करा, जिसके पास क्या है? जिसके पास आपका वाला जीन है, जिसके पास आपका वाला जीन है, जो जीन आपने डाला वो क्या है? एरिथ्रोपोइटिन का। तो जैसे ही आपको सारे वो डॉटर सेल्स मिले जहां पर एरिथ्रोपोइटिन जीन है, उनको आइसोलेट कर लोगे, एंड जैसे आइसोलेट करा, आप उसमें और भी मॉडिफिकेशंस करके कमर्शियलाइज या बाहर एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एंड देन इंट्रा, एंड आप उसे एक प्रोडक्ट की तरह भी सेल कर सकते हो। बॉटल्स में आता है एरिथ्रोपोइटिन। जिन लोगों में एरिथ्रोपोइटिन की कमी है उसमें एज ए इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर दो। जिन लोगों में कोई प्रॉब्लम हो गई, सीवियर कंडीशन हो गई, जेनेटिक कंडीशन हो गई, उसमें एरिथ्रोपोइटिन एडमिनिस्टर कर दो। तो ऐसे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप एरिथ्रोपोइटिन का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट द स्टेप्स विल रिमेन सेम कि एरिथ्रोपोइटिन कैसे आपने जनरेट करा विद द हेल्प ऑफ recombinant technology. Now let's come to the next question. Now question number 11, what is the mode of action of TPA, tissue plasminogen activator? अब आपको पता है क्लॉटिंग कैस्केड, लास्ट की जो स्टेप होती है जब फाइब्रिन इनएक्टिव होता है और उसको फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट करना होता है, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिवेटर आता है जिसका नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो क्या करता है? स्टेबलाइज करता है आपके क्लॉट को। जब भी आपको चोट लगती है, चोट लगते से खून निकलना शुरू होता है, लेकिन क्लॉट कितनी देर में बनता है? यूजुअली 3 से 4 मिनट में उसके ऊपर क्लॉट बनता है। वो क्लॉट कैसे बना? वो क्लॉट जब बनता है तो फाइब्रिन के फॉर्म में बनता है। फाइब्रिन कैसा होता है? थोड़ा सा लिक्विड सा, सॉफ्ट सा।
उसको स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? ये टीपीए। ये टीपीए जैसे ही एक्टिवेट होगा, इसने क्या करा? स्टेबलाइज कर दिया फाइब्रिन को और आपका खून निकलना बंद हो जाता है। तो टीपीए कुछ लोगों में नहीं होता। जिन लोगों में टीपीए नहीं होता या बचपन से ही टीपीए एब्सेंट है उनकी बॉडी में क्लॉट ही नहीं बनेगा। उनको अगर चोट लग गई तो खून तो बहता चला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉट ही नहीं बन पा रहा। तो डरने की बात नहीं है। हमारी साइंस इतनी आगे चली गई है कि हम उन लोगों को टीपीए बाहर से लाके दे देते हैं कि लो भाई, तुम में टीपीए नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, हमने तुम्हें एडमिनिस्टर कर दिया। तो आपको बताना है कि टीपीए कैसे एक्ट करता है, सेकंड एंड कैसे हमने उसे एनिमल सेल कल्चर की मदद से प्रोड्यूस करा। तो सबसे पहले तो आप डीएनए लोगे, ठीक है। तो डीएनए लेने के बाद इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एंड जो एमआरएनए को कोड करता है क्या? टीपीए। तो सबसे पहले तो आप डीएनए लोगे, मतलब आप एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन लोगे जो किसका कोड करता है? टीपीए का। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का प्रोब लिया जिसके पास वही सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए है जो कोड करता है टीपीए को। इज दैट क्लियर? सेकंड, cDNA मॉलिक्यूल इज क्लोन्ड। अब आप क्या करोगे? cDNA के बहुत सारे क्लोन्स बनाओगे एंड आर इंसर्टेड इनटू द प्लास्मिड। सेम वही तरीका है जैसे आपने एरिथ्रोपोइटिन बनाया था। पहले cDNA बनाओ, उसमें वही एमआरएनए कोड्स दो जो टीपीए को देता है, फिर एक गाड़ी का सिलेक्शन करो। अब आपने प्लास्मिड का सिलेक्शन कर दिया, अब उसके बाद प्लास्मिड को उसमें इनकॉर्पोरेट कर दो तो एक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बन गई। अब रिकॉम्बिनेंट टीपीए को क्या करोगे? सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर टू दी फर्मेंटर्स। अब टीपीए कहाँ बनता है? फर्मेंटर्स में बनता है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टीपीए के लिए आपको फर्मेंटर्स चाहिए। आइसोलेशन ऑफ द एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द टीपीएस। देन एक बार आपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर दिया, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं एंड बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो आपको उसको पहले प्यूरिफाई करना है, देन उसे कमर्शलाइज करना है। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिफरेंट फ्रॉम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अब अगर आपकी बॉडी में आपको पता है कि लिमिटेड एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज एंड उन एंटीबॉडीज का एक ही जगह है अटैच होने में, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जिनके मल्टीपल अटैच होने के सेंटर्स होते हैं, उनको कहते हैं हम पॉलीक्लोनल। लेकिन जिनके पास फिक्स्ड जगह होती है एंटीजन को अटैच करने की, वो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो दे आर रिफर्ड एज हेट्रोजेनस पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होंगी? जिनके पास मल्टीपल साइट होंगी एंटीजन को अटैच करने की। वेयर एज मोनोक्लोनल क्या होंगी? होमोजेनस, एक ही एंटीजन अटैच करेंगी। सिमिलरली होमोजीनस मतलब एक ही तरीके की पॉपुलेशन होगी। पॉलीक्लोनल में क्या होगी? हेट्रोजेनस, मल्टीपल टाइप की पॉपुलेशन होगी। डिफरेंट क्लोन्स ऑफ बी सेल्स आर यूज्ड। अब आपको बी सेल्स के बहुत सारे तरीके यूज करने पड़ेंगे टू प्रोड्यूस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, बट आपको एक ही तरीके का बी सेल्स यूज करने पड़ेंगे मोनोक्लोनल के लिए। क्यों? क्योंकि सारे ही कैसे हैं? एक जैसे, एक ही एंटीबॉडी है, एक ही एंटीजन है, एंटीबॉडी उसी एंटीजन को बाइंड करेगी और किसी को नहीं करेगी, तो आपको यहाँ पे सब कुछ एक ही जैसा रखना होता है। लेकिन पॉलीक्लोनल में मल्टीपल एंटीजन अटैच हो सकते हैं, तो मल्टीपल बी सेल्स लेने पड़ेंगे, है कि नहीं? क्योंकि कैसी पॉपुलेशन है? हेट्रोजेनस। यहाँ पे कैसी है? हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। They are found to interact with different epitope of same antigen. अब मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एपिटोप ऑफ एंटीजन्स बाइंड कर पाते हैं, लेकिन मोनोक्लोनल में एक ही एपिटोप ऑफ एंटीजन बाइंड कर पाएगा। They are found to interact with the same epitope of the same antigen. Is that clear? एपिटोप वो जगह है जहां पे हमारा एंटीजन बाइंड करता है एंटीबॉडी को। इज दैट क्लियर? एंटीजन का एक पार्ट एपिटोप जो जाके एंटीबॉडी को बाइंड करता है, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे। इज दैट क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 13,
What are stem cells? हमें पता है हमारी बॉडी के प्लूरीपोटेंट सेल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। मतलब एक सेल जिसके पास कैपेसिटी है बहुत सारी सेल्स को प्रोड्यूस करने की, वो है स्टेम सेल्स। दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विच आर प्लूरीपोटेंट इन नेचर एंड दे कैन फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, इसलिए दे आर यूज्ड फॉर वेरियस थेरेपीज। जिनको इम्यूनिटी कम है, जिनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल नहीं है, जिनकी बॉडी में WBC डेफिशिएंसी है एंड बोन मैरो डिफेक्ट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को हील करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेम सेल्स therapy. तो stem cells are specialized cells which have the ability to renew themselves. वो क्या करते हैं? उनके पास कैपेसिटी है अपने आप को रिपेयर करने की, रिन्यू करने की, जो बाकी और सेल्स के पास नहीं है। Tissues such as blood, skin, interstitial, epithelium are known to renew themselves. जैसे हमारी स्किन छिल जाती है तो वो अपने आप बन जाती है, हमारे ब्लड में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो वो अपने आप बन जाता है, हमारी इंटरस्टिशियल एपिथेलियम में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो वो अपने आप बन जाती हैं। तो वो क्या है? दे हैव द कैपेसिटी टू रिन्यू देमसेल्व्स। Embryonic stem cells are derived from inner cell mass of the blastocyst, और basically stem cells initiate कहाँ से होती हैं? Blastocyst से 4 to 5 days when the cells are numbered between 50 to 150। जब initially blastocyst stage cells में हमारी cells middle inner cell mass से बनती हैं, and इन cells को हम कहते हैं specialized undifferentiated cells। because undifferentiated cells क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज बनाएंगी मतलब ये डिफरेंशिएटेड है, लेकिन ये बहुत कुछ बना सकती हैं, इसलिए ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। Embryonic cells can be differentiated into specialized cells, hence they are pluripotent। इसलिए हमारी stem cells क्या हैं? pluripotent। Stem cells are widely used, और हम उसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, like Alzheimer's, leukemia, heart disease and बहुत वेरियस डिफेक्ट्स में आप स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज जीन नॉकआउट? जीन को नॉकआउट कर दिया। हाउ इज दिस यूजफुल फॉर जनरेटिंग जेनेटिक मोड्स ऑफ ह्यूमन डिजीज? अब जीन नॉकआउट क्या है और आप क्यों यूज करते हो वेरियस डिजीज के लिए? सो यहां देख लेते हैं हम। हाँ चलो, माल फंक्शनिंग ऑफ दिस रिसेप्टर लीड्स टू दी हाई। अब देखो, अगर कोई एक जीन है जो गलत काम कर रहा है उसको हम कहते हैं जीन नॉकआउट। फॉर एग्जाम्पल, एक कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए जीन है और वो गलत काम कर रहा है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। एंड अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया तो आपकी बॉडी में क्या होगा? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, मतलब हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, एंड ईमिया मतलब ब्लड, तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई रहेंगे एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस है। After this model, gene knockout mice is ready that it is further studied for the treatment purpose। और हम क्या करते हैं? उस जीन नॉकआउट को लेके फर्दर स्टडी करते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट प्लानिंग बनाते हैं ताकि हम हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग जीन को कंट्रोल कर पाए। इज दैट क्लियर? चलो, now gene knockouts are defined as the removal of a gene to create the precise genetic modification of a mouse embryonic cells। मतलब आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करा जिससे आपने एक जीन को स्पेशली नॉकआउट करा है जेनेटिक मटेरियल से, ताकि आप उसे माइस में डाल के अच्छे से स्टडी कर सको। इज दैट क्लियर? Gene knockouts are created in animal cells and they are carried to the next generation। और हम उनको further next generation में provide करते हैं ताकि वो grow करें और हमें सारे के सारे results, defects, disorders, symptoms का पता लग पाए। नॉकआउट जीन्स मेक द माउस मॉडल ऑफ अ ह्यूमन डिजीज। और वो जो नॉकआउट माउस है उसके पास वही सारे फीचर्स होंगे जो अगर वो जीन ह्यूमन में डेफिशिएंट हो तो सारे फीचर्स देगा। एंड वही सेम हमने एक चूहे में क्रिएट कर दिया कि ले भाई तेरे पास वो जीन नहीं है, अब तू वही सब सिम्टम्स दे जो एक इंसान में देगा। तो हम क्या करेंगे? उस चूहे को ट्रीट करेंगे, उस चूहे को स्टडी करेंगे। अगर उस चूहे को ठीक हुआ, वो चूहे ने डिफेक्ट ठीक हुआ, मतलब अगर हमने ह्यूमन में भी सेम थेरेपी प्रोवाइड करी तो हम ह्यूमन डिजीज भी क्योर कर सकते हैं।
दिस इज़ हेल्पफुल फॉर वेरियस जेनेटिक डिजीज़ एंड इससे हम बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं एंड देयर थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. इज़ दैट क्लियर? तो जीन नॉकआउट से हमने बहुत वेरियस स्टडीज़ करी हैं, जीन मॉडल्स बनाए हैं, थेरेपीज़ बनाए हैं एंड वेरियस अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करे हैं. ठीक है. सो द क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज मेंट बाय टिश्यू इंजीनियरिंग. अब टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है? आपने स्टेम सेल्स पढ़े. स्टेम सेल्स को बनाओगे कैसे? स्टेम सेल्स तो प्लूरिपोटेंट सेल हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मिलते थे. अब उसे ग्रो कैसे करोगे और इंसान में कैसे डालोगे? तो डरने की बात नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास है टिश्यू इंजीनियरिंग. टिश्यू इंजीनियरिंग 3D प्रिंटर्स की मदद से आप स्टेम सेल्स को वापस से ग्रो करके थेरेपीज दे सकते हो उन पेशेंट्स में जिनको रिक्वायरमेंट है. So tissue engineering is the field that focused on the development of tissue or organ control physiological biological factors. अब tissue engineering डील ही करता है सारे physiological biological factors जो सेल से related हैं. It provides low cost treatment for patient और हम उन patients को treat कर सकते हैं एकदम low cost में. Many cultures are created by using skin से हमने stem cells लेके grow करे, bone marrow से stem cells लिए, teeth से stem cells लिए, cartilage से stem cells लिए, फिर उन stem cells को grow करा tissue engineering करके and then उनको वापस से transplant कर दिया ताकि वो उस disease को cure कर सकें. And developed in neogens and patients without initiating the immunity. and उन लोगों में हमने immunity generate करी जिनके पास immunity नहीं थी. इज़ दैट क्लियर? तो टिश्यू इंजीनियरिंग से आप बहुत सारे ऑटो इम्यून, इम्यूनोडिप्रेसिव पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो. सो इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया है NCERT सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 एनिमल सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशंस. अगर आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, डू लेट मी नो. आई एम देयर टू क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग.